हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फार्मा विद कल्याणी। आज के हमारे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये जो है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस जो सब्जेक्ट है उसमें का टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसके बारे में हम प्रिंसिपल, रीजन ऑफ आईआर स्पेक्ट्रा, टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एप्लीकेशन सभी के बारे में जो है बताने वाले हैं। तो वीडियो को जो है एंड तक जरूर देखिएगा और एक लाइक जरूर करें ताकि ऐसे ही वीडियोस जो है हम आपके लिए लेकर आए। तो चलो देखते हैं प्रिंसिपल। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी इज दैट मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब द इंफ्रारेड लाइट व्हेन देयर वाइब्रेशनल स्टेट चेंजेस। अगर कुछ कोई मॉलिक्यूल है उसकी वाइब्रेशनल स्टेट चेंज होती है तो वो मॉलिक्यूल क्या करते हैं, इंफ्रारेड जो लाइट होते हैं उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसमें मेन प्रिंसिपल क्या है? तो एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड लाइट बाय द मॉलिक्यूल। दिस इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। IR spectroscopy detects the absorption of light by a compound in the IR region of electromagnetic spectrum। तो हमने जो इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी था वह बताया है। हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है उसमें यूवी रीजन, आईआर रीजन, एक्सरे रीजन, बहुत सारे रीजन होते हैं। तो उनमें से जो आईआर रीजन होता है उस रीजन में से अगर लाइट कंपाउंड एब्जॉर्ब कर रहा है तो उनको डिटेक्ट करने का काम होता है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का। To absorb the light, a molecule must have the bond within its structure that can exhibit what is the referred to as a dipole moment। अगर किसी कंपाउंड का आपको आईआर आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से डिटेक्ट करना है तो उसकी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि उसका जो है डाइपोल मोमेंट होना चाहिए, तभी वो मॉलिक्यूल जो है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू हम डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में देखते हैं रीजन ऑफ आईआर स्पेक्ट्रा। तो इसके यानी कौन से वेवलेंथ के रीजन में आता है ये हम, और कौन कौन से रीजन है वो यहाँ बताने वाले हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के स्पेक्ट्रा, जैसे कि एक्सरे है, यू अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो। तो हमारी जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा होती है वो इन बिटवीन देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं 4000 टू 400 सेंटीमीटर इनवर्स जो है मिड आईआर यानी मिड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा होता है। तो उसके राइट साइड में जो होता है वो नियर आईआर स्पेक्ट्रा, और लेफ्ट में नियर आईआर स्पेक्ट्रा एंड राइट में होता है फार आईआर स्पेक्ट्रा होता है। तो यहाँ आपको रेंज भी दिखाई देगी। अगर नैनोमीटर में देखा जाए तो नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा की जो वेवलेंथ होती है वो 800 टू 2500 नैनोमीटर तक होती है, और मिड वाली जो होती है 2500 नैनोमीटर टू 25 माइक्रोमीटर, और फार वाली जो होती है वो 25 माइक्रोमीटर टू 500 माइक्रोमीटर तक जो है वो वेवलेंथ होती है। उसी तरह जो है वेव नंबर में भी हमको यहाँ दिखाई दे रहा है, यानी कितने वेव नंबर से कितने वेव नंबर तक कौन से रीजन में आपके कंपाउंड आते हैं वो। तो ये हो गई जनरल रीजन ऑफ आईआर स्पेक्ट्रा। तो इसमें मेन टू रीजन्स होते हैं, जैसे कि फंक्शनल ग्रुप रीजन एंड द फिंगरप्रिंट रीजन। तो इसके बारे में जो है पेपर में क्वेश्चंस आते हैं तो ये आपको याद रखनी है। तो देखिए फंक्शनल ग्रुप रीजन क्या होता है, तो वो अबाउ दी 1500 सेंटीमीटर इनवर्स, यानी इसके जो ऐसे कंपाउंड जिसका वेव नंबर अबाव 1500 सेंटीमीटर इनवर्स होता है वो आते हैं आपके फंक्शनल ग्रुप रीजन में। आप यहाँ देख सकते हैं 1500 यानी यहाँ आएगा। तो वो होते हैं आपके फंक्शनल ग्रुप रीजन। इसमें जो होते हैं आपके कंपाउंड स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस वाले होते हैं, जो हम नेक्स्ट बताने वाले हैं कि वाइब्रेशंस कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो जो फंक्शनल ग्रुप में होते हैं वो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस वाले होते हैं। वैसे ही आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट रीजन, इस पर जो है ज्यादातर क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो फिंगरप्रिंट रीजन जो 1500 सेंटीमीटर इनवर्स से कम वेव नंबर वाले कंपाउंड होते हैं वो सभी फिंगरप्रिंट रीजन में आते हैं। मोस्टली यहाँ जो कंपाउंड होते हैं वो ब्लेंडिंग वाइब्रेशंस वाले होते हैं। तो फिंगरप्रिंट रीजन इज फाउंड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम फ्रॉम अबाउट दी 1500 टू 500 सेंटीमीटर इनवर्स। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस तरह, यानी राइट साइड में आपको 1500
टू 500 सेंटीमीटर इनवर्स तक जो रीजन होता है दैट इज द फिंगरप्रिंट रीजन। इट कैन बी यूज टू कंपेयर टू सिमिलर कंपाउंड। अगर कोई दो सिमिलर कंपाउंड है उसको कंपेयर करने के लिए जो है फिंगरप्रिंट रीजन का यूज होता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस। तो हमने मैकेनिज्म में ही देखा, प्रिंसिपल में ही, कि कंपाउंड का वाइब्रेशन चेंज होता है उसी वक्त जो है आईआर रीजन से आईआर जो लाइट होती है वो एब्जॉर्ब करता है मॉलिक्यूल। तो हमारे जो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेशंस करते हैं तो वो मेनली टू टाइप्स में करते हैं, जैसे कि स्ट्रेचिंग है एंड द बेंडिंग है। जो स्ट्रेचिंग है वो बॉन्ड लेंथ अल्टर करती है, अल्टर करना यानी चेंज करना। तो आप यहाँ कंपाउंड देख सकते हैं, तो इससे भी आप समझ सकते हैं ये जो आपकी लेंथ है बॉन्ड की, तो उसमें चेंज होता है स्ट्रेचिंग में। और बेंडिंग में क्या होता है, तो दो बॉन्ड में का एंगल चेंज होता है, उसे बोला जाता है बेंडिंग। तो आप सिंपल सिंपल याद रख सकते हैं, स्ट्रेचिंग में जो है बॉन्ड लेंथ अल्टर होती है, तो बेंडिंग में क्या होता है, तो एंगल अल्टर होता है। तो स्ट्रेचिंग में दो दो टाइप्स है मेनली, जैसे कि सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग एंड दी असिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। तो सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग में क्या है, तो टू बेंड्स इंक्रीज और डिक्रीज इन लेंथ सिमेट्रिकली। सिमेट्रिकली यानी सेम, ये जो दो बेंड्स है वो एक तो दोनों के दोनों इंक्रीज होंगे या फिर दोनों के दोनों डिक्रीज होंगे, वो सेम यानी सेम रहेंगी बॉन्ड लेंथ, तो उसे बोला जाता है सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। उसके बाद में है असिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। तो असिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग क्या होती है, टू बेंड्स इंक्रीज और दी डिक्रीज इन दी लेंथ असिमेट्रिकली। तो ये जो दो बॉन्ड्स है वो एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा, यानी असिमेट्रिकली यानी सेम नहीं होगा, एक कम होगा तो एक ज्यादा होगा तो दूसरा कम। इस तरह से जो मैकेनिज्म होता है वो आता है हमारा असिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग में। उसके बाद में है बेंडिंग। तो बेंडिंग में जो है मेनली फोर टाइप्स की बेंडिंग होती है, जिसमें एंगल जो होता है बॉन्ड का एंगल वो चेंज होता है। तो सीजरिंग, रॉकिंग, वैगिंग एंड ट्विस्टिंग, दीज आर दी फोर टाइप्स ऑफ द बेंडिंग वाइब्रेशंस। तो वन बाय वन हम देखने वाले हैं। तो देखिए ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग क्या होता है, तो वन एटम इज अबव द प्लेन एंड अदर इज बिलो द प्लेन। यानी ये जो ट्विस्टिंग एंड वैगिंग है, ये हमारा जो प्लेन होता है तो प्लेन के बाहर चला जाना, बाहर बाहर बेंडिंग होती है, उसे बोला जाता है आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग। तो उसमें आते हैं दो, ट्विस्टिंग एंड दी वैगिंग। तो ट्विस्टिंग में क्या होता है, दोनों एटम है तो कोई तो भी एक एटम जो है वो प्लेन के बाहर चला जाता है एंड दूसरा जो है बिलो द प्लेन होता है, तो उसे बोला जाता है ट्विस्टिंग। उसके बाद में है वैगिंग। वैगिंग क्या है, तो एक साइड हमारा जो प्लेन होता है तो प्लेन में जो है दोनों के दोनों एटम मूव करेंगे वन साइड। तो आप यहाँ डायरेक्शंस जो है वन साइड डायरेक्शंस है, तो उससे भी आप समझ सकते हैं, तो मूव करते हैं वन साइड ऑफ द प्लेन, उसे बोला जाता है वैगिंग इन दी बेंडिंग वाइब्रेशंस। उसके बाद में रॉकिंग एंड सीजरिंग जो है वो इन प्लेन बेंडिंग, यानी प्लेन में ही रहते हैं, प्लेन के बाहर नहीं जाते। तो सीजरिंग क्या है, तो सीजरिंग जो है बॉन्ड एंगल डिक्रीज करता है। तो दोनों की देखिए आप अपोजिट डायरेक्शन में है, अगर कोई एंगल है वो अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि अपोजिट नहीं बोल सकते हैं वो, यानी फेस टू फेस डायरेक्शन में है, तो वो क्या हो रहा है, वहां बॉन्ड एंगल कम हो रहा है। तो सीजरिंग में क्या होता है, तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है, जैसे कि हमारी कैंची होती है, अगर ओपन करें तो एंगल बड़ा होता है, और उसे अगर क्लोज करे तो देखिए आप कैंची को इमेजिन करके, सीजर सीजर जो होती है वो अगर आप बंद कर रहे हैं तो उसका एंगल कम होता है, दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ सीजरिंग। और हमारी लास्ट है दैट इज द रॉकिंग। तो रॉकिंग में क्या होता है, हमारा जो एंगल है वो मेंटेन रहता है, लेकिन जो हमारे बॉन्ड्स होते हैं मूव करते हैं विद इन द प्लेन। तो रॉकिंग में आप जो है साइकिल को इमेजिन कर सकते हैं, साइकिल के दो टायर होते हैं, जो एक जैसे चलता है तो दूसरा भी वैसे ही चलता है और उसका डिस्टेंस भी मेंटेन रहता है, तो वैसे ही रॉकिंग होती है। रॉकिंग में जो हमारा बॉन्ड एंगल होता है वो मेंटेन करके रखता है और वो मूव करती है विद इन द प्लेन, दैट इज द रॉकिंग। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन, जिसके बारे में पेपर में क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इजी है, तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं। उसके बाद में हम यहाँ देखने वाले हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंस्ट्रूमेंटेशन कैसा है। तो इंस्ट्रूमेशन इज सिमिलर टू दैट ऑफ यूवी। जो अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने इंस्ट्रूमेंटेशन देखा था
वैसे ही आईआर का इंस्ट्रूमेंटेशन होता है। जैसे कि रेडिएशन सोर्स वहां भी थे, यहाँ भी है, मोनोक्रोमेटर है, सैंपल होल्डर है, डिटेक्टर है एंड द रिकॉर्डर। तो रेडिएशन सोर्स में जो है हमारी लाइट आती है। मोनोक्रोमेटर का रोल क्या है, तो वो पॉलीक्रोमेटिक लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट में कन्वर्ट करती है बाय सिलेक्टिंग वेवलेंथ। सिलेक्टिव वेवलेंथ की ही लाइट को जो है वो पास करती है सैंपल के थ्रू। सैंपल होल्डर का क्या रोल है, तो सैंपल होल्डर होल्ड करता है हमारे सैंपल को। और उसके बाद में आते हैं डिटेक्टर जो कंपाउंड को डिटेक्ट करके, और लास्ट में जो है हमारा आउटपुट मिलता है कंप्यूटर पे रिकॉर्ड करके, यानी स्पेक्ट्रा मिलता है। तो ये होता है सिंपल सा इंस्ट्रूमेंटेशन इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो चलो देखते हैं रेडिएशन सोर्स। तो इन पर भी जो है क्वेश्चंस पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो आपको रेडिएशन सोर्स इन आईआर कौन से है, यूवी में कौन से है, अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी में अलग अलग सोर्स है, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। Incandescent lamp, nurse glober source, and mercury arc. These four radiation source used in infrared spectroscopy. तो चलो देखते हैं इनका जो मेन पॉइंट्स है जिस पर क्वेश्चंस आ सकते हैं, वही हमने जो है यहाँ बताए हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये है इनकैंडेसेंट लैम्प, जो नियर आयर इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें यूज होता है, और इसमें आता है हमारा निक्रोम वायर। उसके बाद में नॉन्स ग्लोवर जो लैंप है, इट कंपोज्ड ऑफ झिरकोनियम, यट्रियम एंड दी थोरियम। तो यम यम वाले जो कंपोनेंट है वो कंपोज्ड होते हैं इन दी नॉन्स ग्लोवर में। नॉन कंडक्टिंग एट रूम टेम्परेचर, इट प्रोवाइड द रेडिएशन अबाउट 7100 सेंटीमीटर इनवर्स की जो रेडिएशन है वो प्रोवाइड करता है नॉन्स ग्लोवर लैम्प। और इसकी डायमीटर देखी जाए तो 2 mm होती है, और लेंथ में जो है 30 mm के नॉन ग्लोबर सोर्स हम यूज करते हैं। उसके बाद में है ग्लोबर सोर्स। तो ग्लोबर सोर्स जो होता है आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, रॉड ऑफ सिंटर्ड सिलिकॉन कार्बाइड। तो ये रॉड की तरह होता है जिसमें बना होता है वो किसी से, तो सिंटर्ड सिलिकॉन कार्बाइड से। इमिट करता है रेडिएशन ऑफ 5200 सेंटीमीटर इनवर्स वेव नंबर। इसकी अगर डायमीटर देखी जाए तो 4 mm डायमीटर होती है, और लेंथ होती है 50 mm की। और लास्ट में है हमारा मर्क्यूरी आर्क लैम्प, जो हम फार आयर रीजन में जो है यूज करते हैं, और ये बना होता है क्वार्ट्ज से। तो ये थे रेडिएशन सोर्स ऑफ आयर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके बाद तो यहाँ हम देखने वाले हैं डिटेक्टर्स जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज होते हैं। तो डिटेक्टर में आपको जो नाम होते हैं डिटेक्टर, कौन से डिटेक्टर आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज होते हैं, और उनके जो है जिस पर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो वन वन लाइन में हमने यहाँ डिस्क्राइब किए गए हैं। तो देखिए डिटेक्टर्स में जैसे कि थर्मोकपल, बोलोमीटर, थर्मिस्टर, गोलाई सेल्स डिटेक्टर, semiconductor detector and pyroelectric detector. These are the detector which are used in the infrared spectroscopy. तो देखते हैं, पहला है थर्मोकपल। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जो पहली डायग्राम है दैट इज द थर्मोकपल डिटेक्टर। तो ये जो है दो डिसिमिलर मेटल जैसे कि बिस्मथ है एंड एंटीमनी है, डिसिमिलर मेटल है तो उनसे बना हुआ होता है। और अगर इसका रिस्पॉन्स टाइम देखा जाए तो 60 मिलीसेकंड जो है थर्मोकपल का रिस्पॉन्स टाइम होता है। उसके बाद में है बोलोमीटर। बोलोमीटर भी डिटेक्टर है। इस पर ये जो है आपको याद रखना है, बोलोमीटर डिटेक्टर विच इज यूज्ड इन द आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इस ये जो है बना हुआ है मेड ऑफ वन आर्म ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज, आईआर फॉल्स ऑन कंडक्टर एंड टेम्परेचर चेंजेस। ये देखिए बोलोमीटर की डायग्राम है। तो यहाँ आपको व्हीट स्टोन ब्रिज जैसा आपको दिख रहा है, तो ये वन आर्म ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज से बना हुआ होता है। यहाँ पे जो है आईआर रेडिएशन फॉल्स होते हैं कंडक्टर पे, एंड इसका जो टेम्परेचर है वो चेंज होता है। तो दैट इज द स्पेसिफिसिटी ऑफ बोलोमीटर। थर्ड डिटेक्टर है दैट इज दी थर्मिस्टर। तो थर्मिस्टर जो है मेड अप ऑफ फ्यूज मिक्सचर ऑफ मेटल ऑक्साइड। जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं तो उसका फ्यूज मिक्सचर से बना हुआ होता है हमारा थर्मिस्टर। इसका अगर रिस्पॉन्स टाइम देखा जाए तो होता है 80 मिलीसेकंड। उसके बाद में है गोलाई सेल डिटेक्टर। तो यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं गोलाई सेल डिटेक्टर। तो इसका रिस्पॉन्स टाइम होता है 20 मिलीसेकंड का। उसके बाद में है सेमीकंडक्टर डिटेक्टर।
यहाँ है सेमीकंडक्टर डिटेक्टर, तो ये सेल जैसे ही होता है। तो लीड सल्फाइड एंड लीड टेलुराइड जो कंपोनेंट से बना हुआ होता है हमारा सेमीकंडक्टर डिटेक्टर, एंड ये जो है लॉन्गर वेवलेंथ कंपाउंड के लिए बहुत ही सेंसिटिव होता है। उसके बाद में लास्ट डिटेक्टर है, दैट इज द पायरो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर, जो हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज करते हैं। रेसिड्यूल पोलराइजेशन इज टेम्परेचर सेंसिटिव, तो पायरो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर में जो रेसिड्यूल्स होते हैं उसका पोलराइजेशन होता है जो टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। ये है स्पेसिफिसिटी ऑफ द पायरो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर की। तो ये पूरे के पूरे डिटेक्टर के नाम आपको याद रखने हैं जो हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज होते हैं। उसके बाद में लास्ट में है एप्लीकेशंस, यानी जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हम पढ़ रहे हैं तो उसका यूज क्या है। तो इट इज यूज टू डिटर्मिनेशन ऑफ ड्रग इन फॉर्मुलेशन, अगर किसी फॉर्मुलेशन है तो उसमें ड्रग का डिटर्मिनेशन कर रहा है तो हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करते हैं। सेकंड है डिटर्मिनेशन ऑफ सीस ट्रांस आइसोमर, जो आइसोमर्स होते हैं सीस एंड ट्रांस वाले, तो उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए भी हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करते हैं। और सबसे मेन जो है हम फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन के लिए जो है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करते हैं। इस पर जो है क्वेश्चंस आते हैं बहुत बार पेपर में, तो इसको हाईलाइट करके रख दीजिए आपके पास। उसके बाद का एप्लीकेशन है दैट इज इन क्वांटिटेटिव रिएक्शन सीक्वेंस स्टडी, एंड लास्ट इज द डिस्टिंक्शन एंड कैरेक्टराइज द प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन साल्ट फ्रॉम वन अनदर। जो हमारे प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन साल्ट्स होते हैं तो उसको कैरेक्टराइज करना और डिस्टिंक्ट करने का जो मेन रोल होता है वो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से ही होता है। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कुछ क्वेरीज है तो कमेंट करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही एनालिसिस या फार्मा रिलेटेड जो भी वीडियो हो आप तक पहले पहुंचे। हमारा जो है टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पे चैनल भी है, वहां आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहां आपको बहुत सारा जो है स्टडी मटेरियल, क्वीज है, इस तरह की हेल्प हो सकती है। थैंक यू।